अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आज इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है उन्होंने दोनों ने हाथ मिला लिया है। ये जो एक इत्तेहाद अभी बन चुका है, ये एक दूसरे की तहरीक को कितनी ज़्यादा जला बख्शेगा, कितना कामयाब रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगाज़ पर ही। मगर इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब के ऊपर अटैक हुआ, एक कातिलाना हमला हुआ, आज बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि उसकी तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन जो है उसको तश्कील दिया जाए। बड़ा मुतालबा है PTI की तरफ से, कितना अमल दरामद इसके ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ आपको बताएं कि सेनेट में अदलिया के खिलाफ महाजराई की आज तमाम हदें पार हो गई। आज आइन की तशरीह करने वालों को ही कोशिश की गई सेनेट इजलास में कि आइन पढ़ा दिया जाए। सेनेट इजलास में जो धुआंधार किस्म के बयानात दिए गए उनके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू हम करेंगे, अदालती मामलात के ऊपर भी तफसीलन बात होगी। मगर आमिर साहब, शुरू तो मैंने सेनेट इजलास से करना था, मगर प्रोग्राम से कुछ देर पहले बहुत बड़ी खबर, हम इसको मान सकते हैं कि दो बड़ी जमातें जो इस वक्त मुज़ाहमत की सियासत कर रही हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला चुकी हैं। क्या लगता है कि माहौल के अंदर सिचुएशन क्या बनती हुई आपको नजर आएगी? दो बड़ी नहीं, 9 बड़ी कह लें कि यूनाइटेड अपोजिशन है। वो मौलाना साहब ने अब उनको ज्वाइन किया है, उनका ब्रेक थ्रू हो गया अभी। तो एक यूनाइटेड अपोजिशन है। यूनाइटेड अपोजिशन के साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान है। जमात इस्लामी पहले ही सड़कों पे है, किसानों को लीड कर रही है और 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, आज 30 डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी किसान सड़कों में निकले हुए हैं। और ना उसको हल्का लिया जा सकता है, ना मौलाना फजलुर रहमान को लिया सकता है। वो 1 पर्सन डेमोलिशन स्क्वाड और पार्टी हैं, उनके पास मसल पावर है, स्ट्रीट पावर है। तो एक तरफ तो ये है, तजाद ये है कि दूसरी तरफ जो पार्टी है यानी हुकूमत, उनको या तो समझ नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे सूरत हाल, बिग पिक्चर क्या है, ये इस वक्त मंजरनामा क्या है। मैं थोड़ा सा पेश कर देता हूँ मंजरनामा क्या है। कि ये जो तनाव बढ़ाते जा रहे हैं कि ख्वाजा सिराओं से वो ब्लेड लग रहे हैं, जो भी तफ्तीश आएगी ठीक है, मगर अभी तक के जो ऑप्टिक्स आए हैं उसके अंदर एक काफ़ी शुबे मौजूद हैं, काफ़ी शकूक मौजूद हैं कि मामले पता नहीं किधर से कौन करवा रहा है। उसके अलावा आप इस वक्त आप देखें कि बजट आ रहा है सर पे, और IMF ने गर्दन के ऊपर ना यहाँ पे यूं करके अंगूठा रखा हुआ है और वो दबाते जा रहे हैं। और जो कंडीशंस हम सुन रहे हैं जिसकी जो लगाने वो जा रहे हैं कि उसके अंदर जो है बिजली के नर्ख भी 20 से 25 से कह रहे हैं 40% बढ़ेंगे। गैस की एक बाद में तफसीलन बताएंगे कि गैस लोड शेडिंग भी बड़ी खौफनाक होगी और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे होंगे। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि जनाब पहले ही किसान सड़कों पे हैं, मगर ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी भी लगेगा, रिटेलर्स के ऊपर आज तक बड़ी बड़ी ताकतवर हुकूमतें नहीं हाथ डाल सकी, उनके ऊपर भी लगेगा। लॉस मेकिंग जो खसारे में अदारे हैं वो उनको भी बेचना है, प्राइवेटाइज करना है। और उनकी यूनियंस हैं वो भी बड़ा एक, सब वो सड़कों पे आते हैं, दहाइयों से उनको आदतें पड़ी हुई हैं इस तरह का माल पानी खाने की, वो आसान काम नहीं होगा। और जब इतनी फोर्सेस इकट्ठी होंगी ऐसे मौके पे, जो अक्लमंद गवर्नमेंटें होती हैं वो कहती हैं गैर ज़रूरी फ्रंट बंद किए जाए, ये सियासी मंतक कहती है। मुझे मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत में इनकी सियासी मंतक नहीं समझ आ रही कि ये सारे मंजरनामे के बावजूद ये रोज़ नए 2-1 फ्रंट खोल लेते हैं, और अवॉइडेबल फ्रंट्स जिनके बगैर, उन फ्रंटों के बगैर गुजारा हो सकता है। तो 2 का मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा। मीडिया का मैं बाद में करूँगा, वो भी टोटली अवॉइडेबल था। पहले मैं अदलिया पे आ जाऊँगा कि अदलिया का पहले ही एक तनाव चल रहा है कि हुकूमत ने एग्जेक्टिव की और अदलिया की एक कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। और इस्लामाबाद के 6 जजों के खतूत से शुरू हुआ मामला, तो 3 वहाँ भी केसेस के ऊपर उन्होंने भी इंक्वायरी की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हत्या के इज्जत अदालत के अंदर जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है 2 सेनेटर हजरात को बुलाया हुआ है, वाडा साहब को भी और बुलाया हुआ है, और वो बुलाया हुआ है MQM के लीडर साहब को भी। अब वहाँ पे आज जो तकरीरें हुई
वाडा साहब की और बाकी जो शुरू में तदाइये में आपने तमाम हाँ। सुनाई कि तमाम लोग उनके हक में वाडा साहब के नजर आ गए हैं। आमिर साहब, वैसे सेनेट के अंदर और भी मैं सेनेट के अंदर प्रोटेक्शन होती है, ये बातें वहाँ पे ये तो कर सकते हैं, हम जरा मोहतात रह के करते हैं। मगर ये है कि मुझे वाडा साहब की समझ नहीं आती। वाडा साहब ने वो जिनके तर्जमान हैं वो इसमें उन्होंने कभी छुपाया नहीं, बल्कि वो फ्लॉन्ट करते हैं और वो जो कहते हैं ना अपनी स्लीव पे लेके चलते हैं, वो हमेशा इसको छुपाते नहीं हैं, बताते रहते हैं कि वो जिस तरीके से वो इलेक्ट हुए हैं सबको पता है। तो पता नहीं उन्होंने क्यों इतना बुरा मना लिया है और अब सूरत हाल ये आ गई है कि वो एकदम लग रहा है कि वो पॉलिटिशियंस के नुमाइंदे हैं, जमहूरियत पार्लियामान के और सियासतदानों के वो अलमबरदार है और मुहाफिज है, और अदलिया जो है ना वो उनका फुटबॉल ही बना दिया, फ्लाइंग के उनको मारी जा रही हैं। आमिर साहब, पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। पूरे मामला के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए माहिर कानून अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अबू ज़र, थैंक यू सो मच। और सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। उंगली से शुरू करते मैं तो उंगली की ये जो साइंस इन्होंने बताई है, बड़ी इस्तारे में इशाराती जुबान में बात करते हैं, कभी बूटों का इशारा देते हैं, कभी इस तरह के इशारे वाडा साहब देते रहते हैं। एक तो वो साइंस अगर आपको जो समझ आई हो तो वो बता सकें हमें। दूसरा जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, शुरू करता हूँ मैं अबू ज़र नियाज़ी साहब से, अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब से, और मैं आपसे ये एज अ पीटीआई लीडर नहीं, एज अ वकील के तौर पे ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि ये आज जो ये सेनेट के अंदर बात हुई तो वज़ीर कानून ने इसको अदलिया का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेजने की तजवीज़ दी है, और मोस्ट प्रॉब्ली जब तक ये कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होती, हो सकता है जब तक लटक जाए या ये है। मगर ये एक किस्म का तसव्वुर दिया गया है कि एज इफ ये आज बहस के अंदर भी बात है कि इस बात के इम्कान पे गौर किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तलब कर लिया जाए। ये आज हल्की सी इशारे दिए गए पार्लियामान के अंदर। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से ये तहरीक प्रिविलेज मोशन भी आ गया एक अदलिया के बारे में, तो क्या अगर ये कर सकते हैं, ये बातें जो हो सकती हैं, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन मौजूद है बात करने की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के भी कोई हकूक हैं कि वो भी कोई डिस्कशन कर सकता है कि नहीं कर सकता? अबू ज़र आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आमिर साहब, सोचने को तो मैं ये भी मोशन मूव कर दूं कि मैं जो बाइडन को बुला लूं, वो तो मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं कर सकता हूं। लेकिन हमारे आइन के अंदर कुछ दायरा इख्तियार दिया गया है कि जो जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी कंप्लेंट होगी या कोई भी मिसकॉन्डक्ट की रेफरेंस होगा, कुछ भी होगा, उसको सिर्फ एक ही इदारा देख सकता है, वो आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसी और इंस्टीट्यूशन के नीचे जुडिशरी रह के काम नहीं कर सकती। और ख़ासकर अगर ये जिस तरह देखेंगे जी मुझे प्रॉक्सी कहा गया है और मैं इस पे जवाब लूँगा, मैं ये नहीं भूलूँगा, मुझे प्रूव करना है। देखें, आप प्रॉक्सीज़ वाली हरकतें ना करें तो आपको कोई प्रॉक्सी नहीं कहता। इस वजह से मेरे ख्याल से अगर ऐसा माल बेचने के लिए आप मार्केट में आ जाएं जो वैसे नहीं बिक रहा, तो ज़ाहिरी बात है वो माल जिनका आप बेचना चाह रहे हैं उनसे भी नहीं बिक रहा, तो आपसे कैसे बिकेगा? तो अगर आप जजेस को थ्रेट करेंगे, उनको डराएंगे और उनको कहेंगे कि आपकी हम पगड़ियाँ उछाल के उनसे फुटबॉल खेलेंगे, तो वो फिर आपको उसके बदले में मिठाई तो नहीं खिलाएंगे ना जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है, आइन में दिया आर्टिकल 204 में, तो फिर एक्शन तो होता है। देखिए, जजेस को क्रिटिसाइज करें आप, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप उनको थ्रेट करेंगे, उनको डराएंगे और उनका काम करने से रोकेंगे, तो ये होता है इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो फिर इस चीज़ पे जुडिशरी क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसको कहते हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो रिएक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। बेशक कोई भी शख्स हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो जजेस को डराएगा तो उसको जवाबदेह होना पड़ता है और बिल्कुल होना भी पड़ेगा। और जहाँ तक देखें जजेस की बात है, पूरी दुनिया में जुडिशरी जब केसेस चल रहे होते हैं वहाँ पे जजेस ऑब्जर्वेशंस देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, पास भी करते हैं। अगर आपको कोई कमेंट उनका अच्छा नहीं लगा तो आप फेयर तरीके से उसको क्रिटिसाइज करें कि ये नहीं करना चाहिए जज साहब को, उनके ओहदे के खिलाफ जाती है ये बात। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जवाब लूँगा और इस तरह थ्रेट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो दिस विल नॉट वर्क। और अगर आप सेनेट के पीछे
छुप के सेनेट के फोरम को इस्तेमाल करके आपको लगता है कि आप जजेस को डराएंगे, तो मेरे ख्याल से दिस विल ऑल्सो बी नॉट फ्रूटफुल। इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। बेसिक तरीका यही है कि आप कानून में, आइन के दायरे में रह के काम करें। आपने क्रिटिसाइज भी करना है, करें ज़रूर, लेकिन मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आई इन मौसूफ का ये अग्रीव्ड किस चीज़ से हैं। आउट ऑफ द नो वे एक दिन के अंदर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, और अगर सिमिलैरिटी देखें तो वो सब वही लोग हैं जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। PMLN का भी वो कैंडिडेट या MNA जो असल में फॉर्म 45 पे जीता है, उसने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये सब वो लोग हैं जिनको गैर जमहूरी ताकतों ने जिता के 2 नंबर तरीके से आइन को पामाल करके, इलेक्शन लॉज को पामाल करके पार्लियामेंट में बिठाया है। तो अब जाहिर बात है वो क्विड प्रो को होता है ना कानून में प्रिंसिपल, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, तो अभी उन्होंने सर्व तो करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा था आपसे वकील के मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको दोबारा आता हूँ। आप मुझे खुद अब कहते हैं कि मैं आपको मलिक साहब से ये एक चीज का जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बुजुर्ग? नहीं, मैंने कहा आप मुझे अब उधर की आवाज भी कट रही है, दोबारा कीजिएगा। असनाद, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमें ये बताया गया था, आइन में भी है कि आप जजेस का कॉन्डक्ट नहीं डिस्कस किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, मगर कॉन्डक्ट नहीं डिस्कस किया जाता। और हमने देखा है कि स्पीकर या चेयरमैन जो होते हैं सेनेट के, वो अक्सर चेयरपर्सन जो हैं वो रोक देते हैं कि ये कंडक्ट ना करें। मगर आज तो मुझे तो वो सारा कॉन्डक्ट पे ही नज़र आई, काफ़ी सारी बहस। तो आपके ख्याल में ये अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट लेवल है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो 3 मेंबर का बेंच बताया है, तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर दिया है। वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो कुछ समझते हैं कि इसको जांचने की ज़रूरत है। उसके बावजूद ये इतनी डबल डाउन करके ये कुछ आज हुआ, तो आपके ख्याल में क्या पहलू ऐसे हो सकते हैं तौहीन अदालत के, जो कि ये तकरीरों में जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या आज जो, हालांकि प्रोटेक्शन है पार्लियामान को, क्या ऐसे पहलू हैं जिस पे ऊपर अदालत नोटिस ले सकती है? जी आमिर साहब, हम देख रहे हैं कि फैसल वाडा जो है बड़े कॉन्फिडेंट है। हालांकि शोकाज जारी हुआ है और शोकाज में चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा है आर्डर में कि बादियो नज़र में जो है वो ये कंटेम्प्ट हुई है। अब उसके बाद भी ये इतना एतमाद जो है इसकी कोई समझ नहीं आ रही। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता 6 महीनों में मौजूदा चीफ जस्टिस और जो मौजूदा एग्जेक्टिव है एक पेज पे ही रही है। लेकिन अब क्या फैसल वाडा साहब के मामले में भी एक पेज होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये 5 तारीख पता चल जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि फैसल वाडा साहब जो है वो सूरत हाल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये हर दफ़ा जो अदालतों का एक अपना पैरामीटर होता है। कभी अगर आपने देखा होगा जब तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दनियाल अजीज़, खासकर दनियाल और जो तलाल का मामला था, उसमें कोई ऐसा कोई इतनी ज़्यादा वो बात भी नहीं थी, लेकिन तौहीन अदालत में उनको सज़ा हुई, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं इसीलिए खास तौर पे आपसे पूछ रहा था क्योंकि मौजूदा जो अदालत है, जस्टिस फाइल ईसा खास तौर पे, जो माजी के अंदर एक काफ़ी बहस रही कि ओवर रिएक्ट शायद अदालतों ने किया, तो नए जो पैरामीटर्स एक बनाए गए हैं या जिसका हमें तासुर मिलता है, उसके अंदर स्पेसिफिक क्या ग्राउंड्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्पेसिफिक जो मुझे नज़र आता है कि जब किसी ऑन गोइंग अदालत के फैसला, एक मुकदमा चल रहा हो और कोई हमारे कहने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसको इन्फ्लुएंस करने का एक नज़र आए अमल, तो वो तो एक बड़ी जेन्युइन ग्राउंड बनती है। और इस वक्त जो नाम ले लेके जिन जजेस का बात किया गई, उनके पास ऑन गोइंग बड़े संजीदा किस्म के मुकदमे वो डील कर रहे हैं। इस पे खास तौर पे मैं चाहूँगा आपका ओपिनियन। मेरा ख्याल है कि इनका जो मामला है, ये इनकी जो ट्यून थी, बातें भी, वो पगड़ियों वाली जो बात की, वो एक थ्रेटनिंग थी, एक थ्रेट किया गया, इंटिमिडेशन दी गई। और यही उस पर रिएक्शन जब जज सत्तर मिनल्ला साहब का अटॉर्नी जनरल साहब को कहा, जब मुखातिब होकर कहा कि क्या आप हमें प्रॉक्सी के जरिए डराएं धमकाएंगे, तो वो जो डराना धमकाना है वो असल चीज़ है कि आप एक धमकी दे रहे हैं जज को। तो ये एक बड़ी सीरियस किस्म की कंटेम्प्ट है जब अब धमकी का बात आती है। तो उसके में बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो जजेस हैं
ये कभी भी तौहीन अदालत की कार्रवाई इन्होंने ऐसा नहीं की। अब अमूमन जो है जस्टिस काजी फैसा भी कहते हैं कि मेरी ज़ात पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नोटिस लिया और मज़े की बात है उन्होंने कमेटी से भी डिस्कस नहीं किया। उन्होंने खुद ही जो है वो नोटिस लेके सोमोटो और एक रजिस्ट्रार के नोट को पटिशन कंटेम्प्ट पटिशन में कन्वर्ट करके केस अपने पास लगा दिया। तो उस पर मिसरा सिक है, क्योंकि जस्टिस काजी फैसा क्या अब इस मामले में किस तरफ लेके जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कंटेम्प्ट के बाद एक दूसरी तरफ जो है वो ट्यून और सख्त हो गई है, तो और शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं कि ये क्या कौन सा नोटिस जिसकी बुनियाद पे इतना ज़्यादा एतमाद आ गया है वाडा साहब को। तो ये एक चीज़ है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इसी तरह का टैक्टिक्स यूज़ किए गए जब उमर अता बंदयाल पंजाब असम्बली और KP असम्बली के इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, तो वो टैक्टिक्स कामयाब हुई, वो जजेस थोड़ा बैकफुट पे चले गए। अब यहाँ ये जो जजेस हैं, मेरा ख्याल है कि इनको ये गलत तरीके से इसको डील किया जा रहा है। ये जजेस नहीं हटेंगे जो इन्होंने फैसले करने हैं। और ये अगर आप मेन मकसद क्या है इस वक्त, जो मेन इशू है वो है कि PTI के केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनके हवाले से जो है वो अदलिया कोई छेड़छाड़ ना करे, उनको कोई रिलीफ ना दे। तो ये जहाँ तक जस्टिस बाबर सत्तार का मामला है, वो तो इस मामले को नहीं पीछे हटेंगे, वो बल्कि ज्यादा आगे जाएंगे। तो ये एक तरफ हुकूमत जो है वो बैक चैनल कहती है कि जी मामलात इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात हो और जजेस के साथ इनके जो है वो मुलाकातें भी की जा रही हैं गवर्नमेंट के भी, दूसरी तरफ जो है वो उनको टारगेट भी करवाया जा रहा है। ये कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी है ये बल्कि नुकसान होगी हुकूमत की। हुकूमत जो है वो अंदर से जब जजेस से मुलाकातें इनके लोग करते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि नहीं अब बस जो है वो चीज़ों को ख़त्म और आगे चला जाए, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा नजर नहीं आता कि आगे चला जाए, मूविंग फॉरवर्ड तो नहीं है। तो टोटली डिक्लेरेशन ऑफ एक किस्म की वॉर है। अबू ज़र ये कुछ एक माहौल के अंदर ये हुआ है, ये जो कंटेम्प्ट नोटिस भी जो हुए हैं ये एक ऑन गोइंग एक सिलसिला तनाव चल रहा है अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान में, उसके अंदर ये कंटेम्प्ट का नोटिस लिया गया है। तो इस सारे माहौल में स्पेसिफिक 3 जजेस को, एक जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार का तो नाम ले लेके जो है उंगलियां उठाई गई हैं। देखें आमिर साहब, ये बिल्कुल आप सही कह, जी मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज नॉट अ सिंगल इवेंट। अगर आप पिछला लास्ट 1.5 ईयर देखें ना, स्पेशली जब टिरियन वाइट केस जो था उसका ओरिजिनल फैसला आया शुरू में, और उसके बाद बात जब खुली वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर आया, और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने रिज़ाइन किया, फिर क्वेटा हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, पेशावर ने लिखा, उन्होंने तो बड़ी सख्त चीज़ें लिखती इनको किस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स से धमकियां आ रही, फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी आ गया। सो ओवरऑल जुडिशरी के अंदर एक रीजनेबल उन्होंने एप्रीहेंशन शो की कि किस तरह जजेस को जुडिशल प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। अब इंटरफेरेंस अब जब भी करते हैं किसी मकसद के लिए करते हैं ना, आपको शौक तो नहीं होता बिलावजह इंटरफेरेंस करने के लिए। और इंटरफेरेंस यही थी कि अगर किसी पार्टी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका अगर कोई राइट है जो उसको देना चाहिए अदालत के थ्रू इन्फोर्स होना चाहिए, तो वो ना हो। इसका मकसद तो यही था। अब दिस इज, देखें ये PTI की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली जुडिशरी की अपनी एग्जिस्टेंस और रेलेवेंस का क्वेश्चन है। जजेस ने भी देख लिया इनफ इज इनफ, इस मुल्क की अदालतें जो आइन के अंदर इंडिपेंडेंट हैं, अगर इस तरह इंटरफेरेंस होती रही तो जाहिर बात है पब्लिक के अंदर एक जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, रेलेवेंस होती है जुडिशरी की, वो एरोड हो जाती है, पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन विदाउट पब्लिक ट्रस्ट फंक्शन नहीं कर सकता। तो दिस इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द जुडिशरी। तो वहां से रिएक्शन आया कि जी हम कानून और इंसाफ पे फैसले करेंगे, हम जोर से जबर से दबाव में फैसले नहीं करेंगे। जब जाहिर बात है जुडिशरी ने कानून पे फैसला करना शुरू किया, जो आदत नहीं है हमारी गैर जमहूरी कूतों को इस तरह के फैसले की, तो फिर जाहिर बात है जो कुछ पॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो फिर पॉन्स आपने देख लिए एक्टिवेट हो गए। लफ्ज़ तो इसके लिए एक और है बड़ा अच्छा, लेकिन मैं टीवी पे यूज़ नहीं कर सकता, ज़रा सिविलाइज नहीं रहेगा। तो ये एक्टिव हो गए और जजेस को थ्रेट करना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं अतर मिनल्ला साहब ने क्या बोला था और बाबर सत्तार साहब ने क्या ऐसा बोला था कि एक पूरी टीम लॉन्च की गई, उनके ऊपर हमले किए गए, उनका नाम ले लेके उनकी फैमिली की डिटेल्स लीक की गई। तो उन्होंने
उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, वो तो कानून और आइन की बात कर रहे थे। तो क्यों उन पे हमला किया गया, उनको क्यों टारगेट किया गया? मकसद यही था कि डराना है, धमकाना है और अपनी मर्जी से फैसला लेना है। जो वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हमने आइन हाथ में पकड़ा है, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हमने कानून देख के फैसला करना है, हमने फोर्स या किसी डर के नतीजे में फैसला नहीं करना। तो जाहिरी बात है, जब आप किसी असूल के लिए खड़े होते हो तो इस तरह के लोग होते हैं जो आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं आप पे हमला करने के लिए। तो वही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये बताएं, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं? ये लोग तो एक वोट भी नहीं ले सकते, इनको तो सेनेट में ला के बिठाया गया है। और भी इस तरह के लोग हैं, या तो फॉर्म 47 पे आए हुए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। तो इस तरह के लोग इस्तेमाल होते हैं। आपसे जो है ना, आज एज सियासतदान से ज्यादा वकील के तौर पे ओपिनियन ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरी पार्टी का यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे आपको रोक रहा हूँ। मैं साथ बड़ी अच्छी बुजुर्ग ने एक बात, एक ऑब्जर्वेशन दी कि आखिर ये जस्टिस अतर मिल्ला ने, बाबर सत्तार साहब ने और मोहसिन कियानी जज साहब ने, इन्होंने कहा क्या था जो अभी तक जो स्पेसिफिक ऑपरेटिव पार्ट जो इल्ज़ाम का है उसके अंदर जो जस्टिस बाबर सत्तार का जो ग्रीन कार्ड का जो हवाला है उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है कि जज के लिए वो डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन की वो नहीं है। उस तरह ही वो एक जो लेटर बार बार कियानी साहब के हवाले से दिखाया जाता है, वो कहीं किसी ने देखा नहीं है, वो अदालत में पेश नहीं किया गया, तो वो उसकी कंटेंट नहीं पता, वो सिर्फ बता दिया जाता है। तो ये आपको इसके इसमें स्पेसिफिक क्या नज़र आती है कि जो ग्राउंड्स हैं जो कि जिसके ऊपर ये इतना रिएक्शन है? असनाद आपसे कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सिर्फ ये मामला है कि जो केसेस हैं पॉलिटिकल नेचर के, उनमें जो है वो अदालतें बिल्कुल खामोश हो जाएं। जो भी इस वक्त रियासत का, हुकूमत का, PTI के हवाले से जो भी प्लान है उसमें कोई हडल अदालत ना बने। और अदालत का यही है कि जी स्पेस ऑलरेडी हमारी जा चुकी है, हमने स्पेस अपनी वापस लेनी है। यही जैसे अतर मिनल्ला जब इन्होंने एवन फील्ड में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को ज़मानत दी, और उस वक्त मुश्किल टाइम था, उस वक्त की हुकूमत PTI की और जजेस एक पेज पे थे जो सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद जो नवाज शरीफ को जो बैरून मुल्क भेजा, हफ्ते वाले दिन अदालत जैसे अतर मिनल्ला ने खोली। जो जैसे बाबर सत्तार है, ये तो विक्टिम रहे हैं PTI के। अब इनका ये बैकग्राउंड है, कोई इनके, मैं तो हैरान हूँ सियासी जमातों पे, खासकर नून लीग पे जो इन जजेस पे तनकीद कर रहे हैं। कोई सिर्फ ये है कि जी जो है वो सिर्फ कि जी ताकि जो हमें कुछ लोग जो है खुश हो जाए इस वजह से। अदरवाइज जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए तो वो भी ये समझते हैं कि भाई जो है वो ये जजेस वो डिफरेंट हैं, ये हर एक ने इनसे रिलीफ ली है। इन पे एक ही मसला होता है कि हमारे मुखालिफ को आपने रिलीफ क्यों दिया। ये नहीं होता कि हमें क्यों नहीं दिया, ये होता है कि आपने मुखालिफ को क्यों रिलीफ दे रहे। तो ये जैसे बाबर सत्तार और जैसे अतर मिनल्ला, जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अब चीज़ रुकेगी नहीं। और स्पेस इन्होंने तकरीबन 6 जजेस ने जो लेटर लिखा है, उसके बाद जो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सोच ज़रा डिफरेंट थी, लेकिन हमने देखा कि वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए। उनको पूरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे देखा है हमने सो मोटो केस में, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा था। अब बज़ाहिर वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं और उन्होंने ये कंटेम्प्ट नोटिस पे जो है वो जारी किया है। मुझे तो तरस वैसे आ रहा है हुकूमत की एलाइज के ऊपर, MQM पे, पीपल्स पार्टी पे, जो बाकी सारी पार्टियां जो मजबूर हुई हैं, जो वाडा साहब की डिफेंस के लिए आई हैं नून लीग समेत जो है, तो मैंने ये क्लिप दिखाया है आगे कि ये डिफेंड कर रही हैं। और वाडा साहब ने सियासतदानों के मतलब, अभी मैं वो मुझे याद करवाया, रीमा उमर बड़ी अच्छी सीजन लॉयर हैं, तजिया नगार भी हैं, तो वो याद करवा रही थी कि इन्होंने जो कहा था कि इतने सियासतदानों को लटका दिया जाए तो मसले का हल हो जाता है। वाडा साहब जो है, ड्यू रिस्पेक्ट,
ये इतने कई मामलात में संजीदा आदमी नहीं रहे, और ये बहुत ही संजीदा मामला है इस वक्त अदलिया और एग्जेक्टिव का जो ये मामला चल रहे हैं। नहीं, वो मुझे इसलिए ये हैरानी हो रही है, आपने शायद ब्रेक पे लेना है, मैं लास्ट एक जुमला कहूँगा कि अभी अटॉर्नी जनरल का पता नहीं इनके पास वो क्लिप है या नहीं है, मैं देख रहा था उन्होंने ये किसी जगह कहा है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो सुलह करना चाहती है, मूव फॉरवर्ड, सीज फायर के लिए वो तैयार हैं, सीज फायर के लिए तैयार हैं। ये जो आज तकरीरें हुई हैं इससे कहीं सीज फायर मुझे नहीं नजर आया, ना अदलिया के मुतल्लिक और ना ही मीडिया के मुतल्लिक। तो आप अगर वापस आए तो उससे मैं बात करना चाहूंगा। बात करूंगी बिल्कुल। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जिस सीज फायर की तरफ अटॉर्नी जनरल साहब ने इशारा दिया था और आमिर साहब ने भी आप लोगों के सामने एक लिंक रखा है, लेकिन मीडिया के हवाले से वो चीज हमें क्यों नजर नहीं आ रही, मीडिया के ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो सियासतदान हैं उनके मामलात भी आप लोगों के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, मीडिया की आप बात कर रहे थे, कल अस्मा बुखारी ये फरमा रही थी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, वो ये कह रही थी कि एक सादा सा तो सिविल कानून लेकर आए हैं जिसमें पुलिस का कोई अमल दखल ही नहीं होगा। जी जी, बहुत ही सादा सा कानून है कि जिसके अंदर अपनी मर्जी का मोरलेस वो जज लगाएंगे, अपनी मर्जी का उसको जज के बराबर ही 70 साल की रिटायरमेंट एज के ऊपर रखेंगे। अगर वो उसका काम पसंद ना आए तो हुकूमत उसको फारिग कर सकती है, और फिर अपनी मर्जी का ही उसको एक टाइम फ्रेम दे के अपनी मर्जी का ही जो इस तरीके से जिसको जो टांगना होगा, जैसे जो करना जो है टांगना होगा। उसके बाद ये है कि वो उस बेचारे की ना अपील है, और अगर वो उसको कंटेस्ट करेगा तो वो पहले 30 लाख रुपया देगा, और अगर वो बदनीति भी निकल आए तो 3 करोड़ रुपया देगा। वैसे तो ये ज्यूम करना, आप सिविल लॉ के अंदर जो फाइन से पता चलता है जो 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 फेंस था वो कितना स्ट्रांग है, वो बताया जाता है अमाउंट ऑफ फाइन कितनी लगती है। तो मुझे नहीं पता सिविल के अंदर जो 3 करोड़ तक का जो फाइन है, तो ये कौन सी ऐसी खबर होगी, क्या होगा मतलब नहीं कि इस बड़े खौफनाक किस्म के इससे ज्यादा बड़े ऑफेंसेस हैं जिसके लिए इतनी बड़ी 3 करोड़ रुपए की रकम जो है बहुत बड़ी होती है। ये पता नहीं साफियों को क्या समझते हैं। अच्छा, ये साफी नहीं है, ये जो मीडिया के प्लेटफॉर्म लोग यूज करते हैं या कोई भी आम आदमी भी उसमें हो जाता है। तो वो बिल्कुल कह रही हैं कि एक छोटा सा कानून है, तो 30 लाख रुपया दें तो आप अपील कर सकते हैं, और भी उसके अंदर खौफनाक चीज़ें। मगर मैं चाहूँगा कि हसनात से मैं शुरू करता हूँ, फिर बुजुर्ग की तरफ जाते हैं। हसनात ये बताएं कि उसके ऊपर जो है आप और हम तो गैग ऑर्डर आ गया हुआ है कि जनाब उसके प्रपोज जो उसके अंदर है वो बिल अगर पास हो जाता है कि जी हम उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, उसको प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये नहीं है। तो फिर तो मैं कल से कह रहा हूँ कि बंद करके घर जाके बैठ जाए, फिर तो चांस नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, ये और मज़े की बात है कि साफ़ती तंजीमों से कोई मशवरा नहीं, उनसे इसके अलावा कमेटी बनी उसका भी वेट नहीं किया गया, इतनी जल्दी में सब कुछ किया गया। उसके अलावा कल जो है वो पैमरा का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान अगर आप जो प्रोसीडिंग है वो आपने टीवी चैनल पे नहीं चल सकती, सिर्फ रिटर्न ऑर्डर। आप रिटर्न ऑर्डर जो है वो हम देखते हैं कि 3-4 दिन बल्कि महीने बाद भी कई दफ़ा जारी होता है किसी मैटर का। तो क्या जो है वो अब जज के रिमार्क्स एक तरफ तो जो है जजेस के खिलाफ जो है वो सेनेट से जो तकारीर है वो पूरे सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो कोई लॉ पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वेशन देंगे वो भी हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये बड़ा अजीब मामला है। मेरा ख्याल है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक है। जजेस खुद जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ उन्हें जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी है, कौन सी नहीं। और मेरा ख्याल है कि ये मामला बड़ा इसमें एग्जेक्टिव और बॉडीज अगर करेंगी तो इस पर स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। और बज़ाहिर ये लग रहा है इस तरह की चीज़ें जो की जा रही हैं इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये आखिर में जिस तरह एक फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है मामला, और ये जो जिस तरह पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये चीज़ें की जा रही हैं। और अभी आज हमारे दोस्त शबार राना साहब की खबर थी कि 20 अरब रुपए मांगे गए अगले साल के लिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से। तो अब 20 अरब रुपए जो है वो, और ये पूरा प्रोजेक्ट 38 अरब रुपए का है। जिस तरीके से जो है वो साइबर सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो सारा चीज़ रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा भी एक जो है वो आप सबके सामने एक्स बैन है
बड़े अरसे से चीफ जस्टिस काजी फैसल भी खामोश है। ऑलरेडी क्या कसर रह गई है कि जो मजीद ये करने की जरूरत है। अब सर ये बताएं, हमें समझाएं कि यहाँ पार्लियामेंट भी इतनी वो गार्ड करती है अपने प्रिविलेजेस के, उन्होंने वो इशारे दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बुला लेंगे अगर उनके मतलब कोई ऑब्जर्वेशन इनडायरेक्टली बगैर नाम लिए भी वो कोई अगर दे देते हैं। और साथ में इस कानून का जो डेफेमेशन का है, इसके ज़रिए पब्लिक ऑफिस होल्डर भी वो भी इज़्ज़त के ऊपर तकरीम के लायक है, और जो जिसके पास कोई आईनी होता है वो भी बड़ा लायक है। पॉलिटिशियन तमाम कवर्ड अप हो गए, तो गरीब साफ़ी बचा है और आम आदमी बचा है। उसका कोई आइन के मुताबिक, मैं लीगली पूछ रहा हूँ कि ये आइन के जो बेसिक बुनियादी हकूक़ हैं, ये इसकी रोशनी में बताएं कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये क्या है। अब आपको मैं पूरा लीगल जवाब दूंगा, आप परेशान नहीं हो। जी मैं आपको पूरा लीगल आंसर दूंगा, कोई सियासी बात इसमें नहीं होगी, टोटल कानून की बात करूंगा। अच्छा, इसमें आमिर साहब देखें, ये अगर मैं कानून पढ़ूँ ना, मैं ये हसनात साहब से भी कल मैं डिस्कस कर रहा था फ़ोन पे, अगर ये कानून पढ़ें जो उन्होंने डेफेमेशन का लॉ बनाया ना, तो ये मुझे लगता है कोई वाइस रॉय नहीं होता जो किसी कॉलोनी पे किंग अपॉइंट करता है, वो वाइस रॉय अगर कोई कानून नाफिज करे या कोई ऑर्डर जारी करे ना, तो इस तरह का कानून बनाएगा, किस तरह लोकल लोगों को दबाना है। अब इसमें देखें बड़ी मज़ा खेज़ किस्म की चीज़ें हैं। पहले इन्होंने जी ट्राइब्यूनल बनाया है, उसका जज जो है अपॉइंट तो उन्होंने कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस करना है, लेकिन उसका जो रिमूवल है वो इनकी अपनी सवाबदीद है, तो डायरेक्ट हिट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल को, जो आपके आइन का सैलिएंट फीचर है। पहली बात इसमें ही है। फिर दूसरी बात, इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पंजाब हुकूमत बना रही है, लेकिन ये सिंध में बैठा हुआ शख्स कोई बात करे और वो सुने पंजाब में कोई बैठ के, या पंजाब का शहरी हो, वो भी केस फाइल कर सकता है। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। फिर उसके बाद सबसे जो मज़े की बात है कि जी आपको अगर अपने आप को डिफेंड करना है, आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है डेफेमेशन का, तो आपके पास राइट नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का। आपने पहले कोर्ट में जाके लीव टू डिफेंड लेनी है। जिस तरह बैंकिंग कोर्ट के अंदर आपको अपने, जब आप पे बैंक केस करता है, आपको पहले लीव टू डिफेंड लेनी पड़ती है, तो यहाँ जाके लीव टू डिफेंड लेंगे, तो ये बिल्कुल आपका राइट और ऑब्लिगेशन 30 लाख रुपए जमा करा के 10A की वॉइल। जी जी जी, नहीं, वो प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी 30 लाख रुपए की, अगर आपको नहीं मिलेगा राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, तो ये आर्टिकल 10A की नफी है, राइट टू फेयर ट्रायल की। फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स आपने सारी सीक्रेट रख दी, आर्टिकल 19 से राइट टू इंफॉर्मेशन की वायलेशन है। उसके अलावा आर्टिकल 19 आपका फ्री स्पीच की वायलेशन है। फिर सबसे मज़े की बात, आपने एक ख़ास तरह के लोगों को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जजेस, सारे लोग जो हैं उनको प्रोटेक्शन दे दी है। ये आर्टिकल 25 की वायलेशन है कि ख़ास तबके को आप बग़ैर किसी रीजनेबल बेसिस के प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस कानून के तहत, जिसकी कोई आपको एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन आइन या कानून में नहीं मिलेगी। सो इस वजह से ये बड़ा अच्छा केस है। इसको अगर चैलेंज किया जाए तो मेरे ख्याल से आइन को अपहोल्ड करते हुए कोई भी अदालत इसको, आपके मुल्क की आइनी अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। पहले भी मिसालें मौजूद हैं, जिस तरह पीका को अमेंड किया गया था, वो स्ट्राइक डाउन हुआ था। तो ये अफसरान की कब से तौहीन होना शुरू हो गई? क्या ये वाइसराय के अपॉइंटेड लोग हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। इस तरह में मारे तो बेचारे गरीब यूट्यूबर जाएंगे, या आपके जो वीलॉगर्स हैं उन पे आप 30-30 लाख के जुर्माने करेंगे, तो वो अपनी आम आदमी प्राइवेट सिटीजन जो है, दुनिया भर में एक मरवजा असूल है, यूनिवर्सल वैल्यू है कि आम आदमी जो होता है उसके हकूक, उसकी प्राइवेसी वो ज़्यादा होती है। पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है वो, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी चल रही होती है, जिम्मेदारी अगर ये कानून ज़्यादा होता है, उसको एहतसाब का पाबंद किया जा सकता है। साथ में कानून शहादत को जो उन्होंने ओवररूल कर दिया है, उस पर भी प्लीज़ बताइएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें वही कह रहा हूँ, जब आपको लीव टू डिफेंड का उन्होंने कॉन्सेप्ट ले आए हैं, तो कानून शहादत को तो आउस्ट कर दिया उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको रिटन स्टेटमेंट जवाब करने का राइट ही नहीं है आपके पास। आपको पहले परमिशन लेनी है कोर्ट से स्टैब्लिश करने का, आप जवाब जमा करा भी सकते, नहीं करा सकते। अगर ये कानून इसी तरह इंप्लीमेंट हुआ, तो मैं आमिर साहब लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के रख लें,
आप पे भी, मेरे पे भी, हसनात साहब पे भी, जितने जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क के या जितने लोग हैं जो थोड़ा सच बोलना चाहते हैं, जो अपनी फ्री स्पीच का एक्सरसाइज करना चाहते हैं, राइट, इन सब पे केस बन सकता है इस कानून के तहत। इससे कोई शख्स नहीं बचेगा, हर शख्स इसके जुमरे में आ सकता है। ये इतना एम्बिगुअस, इतना बैडली ड्राफ्टेड लॉ है कि जिसको मिसयूज अगर करना चाहे हुकूमत वक्त, वो बहुत बुरा इसको मिसयूज कर सकती है। जी असरात, ये मैं जो कह रहा था कि पहले कौन सी कसर रह गई है कि इस दौर में जो हुआ है कुछ अरसे में, कुछ 1-2 सालों में, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, मतीउल्लाह जान सतूर को उठा लिया गया, उसके बाद अबसार आलम को गोली मार दी गई, और बेताशा लोगों को एवरी डे में जो कुछ हुआ है, उस माहौल के अंदर ये मोर ओवर करने की मुझे लॉजिक नहीं समझ आती कि ये क्यों इनको मशीर कर रहा है। मेरा ख्याल था एक दिन में गलती हो गई है किसी ने, ये सही कह रहे हैं बुजुर्ग कि बचगाना है, कहीं वहाँ से ये मज़ाक़ खेज़ है। तो ये इस माहौल में क्या कसर रह गई थी कि ये भी लाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, और अगर देखा जाए नून लीग की स्ट्रेटेजिक गलती ये भी है कि हम मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो थे वो कोई इमरान खान साहब से ज़्यादातर खुश नहीं थे और इनका टिल्ट था। लेकिन जब ये कानून आया तो हम देख रहे हैं कि प्रेस क्लब में मुजाहरे शुरू हो गए, और पीका ला भी यही नून लीग लाई थी, और उसके जब पीटीआई दौर में इसका इस्तेमाल हुआ तो फिर ये पछता रहे थे। अब भी जो है जो ये कानून लाए हैं, अव्वल तो ये कानून किसी तरह भी सस्टेन नहीं रहेगा, अदालतें जो है ये इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगी। और इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट की सूरत हाल है, इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोशिश हुकूमत की तरफ से है कि जी इनको जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। तो ये जो है वो ये कानून अगर ये इसी तरह सस्टेन रह गया तो फिर ये ही नून लीग वाले पछताएंगे, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं ये खुशनुदी हासिल करने के लिए, और सिर्फ ये है कि जो इलेक्शन में इनको सपोर्ट मिली है उसका फिर खमियाजा ये जो है हम सारे भुगत रहे हैं, और ये फिर उसका पे कर रहे हैं कि जी अब खिदमत गुजारी कर रहे हैं। और इस वक्त जर्नलिस्ट जो है वो मेन अटैक पे हैं। जी अबूजर, क्विकली लास्ट कमेंट आपका लेना मैं चाहूँगा कि ये हमारी सहाफ़ियों में भी बड़ी तकसीम है, मगर जब हमारी वेटर्निटी के ऊपर अटैक आता है और इस तरह का वो आता है तो वो हमारी तमाम तंजीमें बिल्कुल बग़ैर किसी डिफरेंसेस के तमाम ही ने इसकी मजम्मत की है और सब इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि सियासतदान नहीं है मगर जुडिशरी के अंदर भी यही एलिमेंट है कि ये जो नज़र आ रहा है कि एकदम से यलगार जो की जा रही है, तो अगर वहाँ पे कोई डिफरेंसेस थे भी और वहाँ पे कोई अगर 2-3 ओपिनियन मुख्तलिफ आरा पाई जाती थी कई चीज़ों पे, इस इशू पे तो मेरा ख्याल वो और इकट्ठे होंगे। तो क्या आपका क्या ख्याल है बुज़र? जी देखें, क्या कहते हैं, हसनात भी ठीक कह रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, देखें एक जमहूरी जो सोसाइटी होती है ना, उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। बेशक कोई भी हुकूमत में हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी तबके से वो बंदा बिलोंग करता हो, शख्स बिलोंग करता हो, कुछ चीज़ों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जो लोग जमहूरी एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ पहले नंबर पे होता है। फ्री स्पीच जो है दुनिया में आप देख लें, जितनी भी तरक्की हुई है इस वक्त, टोटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, इंटेलेक्चुअलिज्म फैला है, रिफॉर्मेशन हुई है, सब कुछ, उसका सिर्फ एक जुज़ था, वो ये था फ्री स्पीच। अगर किसी सोसाइटी में आप घुटन रखेंगे, लोगों के ज़ुबान को तालाबंदी करेंगे, उसको बंद रखेंगे, आप जितनी मर्जी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स ले आए, अगर आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ और फ्री स्पीच नहीं है, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस वजह से हमने चूज़ करना है, हमने जना का जो पाकिस्तान था, जो टॉलरेंट सोसाइटी थी फ्री स्पीच पे और फंडामेंटल राइट्स जिसमें प्रोटेक्ट होने थे, या हमने ऐसे पाकिस्तान में रहना है जिसमें किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले होते हों, हाँ या ना के तरीक़ाकार पे फ़ैसले होते हों, आइन को ना देखा जाए, कानून पे ना देखा जाए। अगर हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान आगे लेके चलना है तो इन प्रिंसिपल्स पे बेशक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे तो सोसाइटी का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, और हमें रिवर्स गेयर ही लगेगा, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हसनात, लास्ट वर्ड्स के परवेज़ इलाही जो है 1 साल के बाद वो फाइनली रहा हो गए हैं, और ये मुझे अपनी ज़िंदगी में ये नहीं थी उम्मीद
कि मैं ये दिन भी देखूंगा कि परवेज़ लाई हमेशा राइट साइड ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड रहे, कि वो 1 साल जेल काटेंगे और रहेंगे। तो ये अब उनके मुकदमात से जान छूट गई है कि अभी भी कोई बचा हुआ है, क्योंकि जहाँ ये पहला होगा हाई प्रोफाइल लीडर जो कि दोबारा गिरफ्तार नहीं हुआ। देखें आमिर साहब, इस वक्त जो अदालतों की सूरत हाल है, इसमें अब जो है वो हुकूमत को पीटीआई से बात करनी होगी और पीटीआई को भी आगे जाना होगा। सब ने 2-2 कदम पीछे हटने होंगे। और जो है जो सबसे बड़ा हम देख रहे हैं जो एक चीज़ वो है कि खौफ ख़त्म हो गया। इतना कोर्सिव एक्शन लिए गए हैं कि अब दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग हैं उनमें खौफ ख़त्म हो रहा है। तो ये एक जो चेंज आ रहा है, इससे बेहतर यह है कि जो पॉलिसी है ओवरऑल ही तब्दील की जाए। जब आप 9 मई का जिक्र करते हैं और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आईओ जो है वो पैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं 9 मई के केसेस में, जो स्टेट नैरेटिव है उस पर, और मौलाना फजल रहमान कहते हैं असम्बलियाँ में अरबों रुपए इस्तेमाल हुआ है इन असम्बलियों में, तो फिर किस तरह चीज़ें चलेंगी? जब 9 मई इतना यानी एक बड़ा नैरेटिव स्टेट का था, तो फिर पैसे का इस्तेमाल और ये, और जिसने अलग हो गया इस्तेकाम पाकिस्तान में, उसके खिलाफ केस ख़त्म हो गए। और ये जो जिस तरह एक हम पंजाब में देखते हैं कि FIR में जब किसी बंदे का कत्ल होता है तो वो मुद्दई जो है वो कोई झूठी भी बीच में 2-3 लाइनें डालता है और उसका नुकसान ये होता है कि अल्टीमेट जो मेन है केस वही ख़त्म हो जाता है। यही मामला हमारी रियासत ने किया कि जब उसमें पॉलिटिकल मकासद हासिल किए, तो अब हम देख रहे हैं कि इवन साइफर जैसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मटेरियल 2 साल का है कि पैमरा का जो आज वो आया हुआ, मैं चाहूंगा उस पर भी आप जरा कमेंट दे दे, जो आज नोटिफिकेशन आया उस पर। जी, वो मैंने बिल्कुल पहले भी आपको बताया कि वो जिस तरीके से ये किया गया है, ये तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस की पे पाबंदी है, मीडिया पे नहीं है। तो आप देखें कि मैं कह रहा था ये आपसे दोबारा ही करवाया, मैं खुद उसके ऊपर है कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू सर कुछ अब लास्ट वर्ड्स कहना चाह रहे हैं? हमारे पास थोड़ा टाइम है। ये मैं जो कहना चाह रहा था उस्ताद साहब ने कह दिया। ये बेसिकली पैमरा की जो पाबंदी है ये आप रिपोर्टर्स पे नहीं लगी, ये जजेस पे लगी है, क्योंकि पिछले दिनों केसेस चल रहे थे, कुछ उसमें रिमार्क्स जो थे बड़े सख्त आ रहे थे, पूरे मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे थे, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से ये जजेस की जुबान बंद करने की कोशिश की गई है। गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ये भी इंशाल्लाह नोटिफिकेशन, ऐसे नोटिफिकेशन सेट असाइड हो जाते हैं कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं लास्ट वर्ड कह लूँ कि हम भी सोच रहे हैं कि जितनी बातें करनी है कर लें, और खुदा ना खास्ता ये डेफेमेशन बिल, जो कि उम्मीद तो नहीं है, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अगर ये पास हो जाता है तो घर से फिर 30 लाख रुपया जेब में रख के ही इस तरह की बातें कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हसरत मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जाते जाते आमिर साहब, मेरे पास लास्ट 1 मिनट रह गया है। गवर्नमेंट ये जिस जो है ना ऑनस्लॉट के ऊपर चल रही है, जितना ये तनाव और लड़ाई मारकटाइयाँ नए फ्रंट खोल रही हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी कर देता हूँ। 2 खबरें आज की छोटी छोटी। एक ये कि ये जो प्लान, जो बजट जो नेक्स्ट आ रहा है, IMF ये कह रही है, खबरें छपी हुई हैं आज कि जनाब ये गैस की जो है ना घरेलू उसकी ज़ारफीन के लिए भी पैसे बढ़ेंगे, खाद के लिए बढ़ेंगे, इसके लिए मतलब किसान फिर परेशान। CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस की महंगाई करने की प्रपोजल आ रही है। और जो 12 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस लगाने जा रहे हैं कि वो जब लगाए जाएंगे तो लोगों का क्या हाल होगा। और शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी जो है ना वो बताया जा रहा है कि 5845 मेगावाट होगा, शॉर्टफॉल होगी, और ये 12-12 घंटे तक की लोड शेडिंग पॉसिबल होगी। तो बिजली जब लोड शेडिंग लंबी होगी, जून जुलाई के महीने होंगे और बिजली के बिल डबल आ जाएंगे, और साथ में बाकी महंगाई भी आएगी और टैक्सेस का बोझ भी ऊपर डाला जाएगा, किसान भी सड़क पे होगा, सहाफी भी सड़क पे होगा, तो पता नहीं फिर क्या होगा। हुकूमत का पहिया कैसे चलेगा, ये असल सवाल है आमिर साहब। ये नहीं देख रहे तो पता नहीं, ये तो नविश्ता दीवार है, रिटन ऑन द वॉल है। तो समझदार लोग हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि समझ को क्या हुआ, समझ को क्या हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।